ओके। हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने डाल्टन के मॉडल की बात की थी, थॉमसन के मॉडल की बात की थी, रदरफोर्ड के मॉडल की बात की थी और अब हम बात करने जा रहे हैं नील्स बोहर के मॉडल के बारे में। नील्स बोहर जो थे एक डैनिश फिजिसिस्ट थे। इनका जन्म 1885 7 अक्टूबर 1885 को हुआ था। इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम थ्योरी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए इनको 1922 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो नील्स बोहर जो थे वो जे जे थॉमसन के साथ में, इनके सुपरविज़न में इनके साथ काम कर रहे थे। तो जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था तो कोई भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। इवन इनके अगेंस्ट में एक स्वीट फाइल कर दिया गया था कि नहीं ठीक है, आपने जो मॉडल दिया है वो बिल्कुल गलत है, इसे कोई भी तैयार स्वीकार करने के लिए था, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ नील्स बोहर एक ऐसे रिसर्चर थे जो कि उस पर बिलीव करते थे, और नील्स बोहर ने इसके लिए जे जे थॉमसन से परमिशन ली कि उनको रदरफोर्ड के साथ काम करने का मौका दिया जाए। और उन्होंने रदरफोर्ड के साथ काम किया वहाँ पे, और वो रदरफोर्ड से भी डिसएग्री हुए। जो रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम थी वो उन्होंने सही की, और अपना मॉडल पॉस्टुलेट किया। तो जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर तीनों के मॉडल आपके सामने हैं। तो थॉमसन ने बोला था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, जिसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट था इनका, द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम्स एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बिल्कुल सही बात है इनकी। रदरफोर्ड ने बोला था, रदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेन किया, रदरफोर्ड ने जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें गोल्ड की थिन शीट के ऊपर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया था, तो उस एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ें सामने निकल के आई उनको पास्टुलेट किया था। इन्होंने बोला था, देर इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. Third point, the electrons revolves around the nucleus in well-defined orbits. Fourth point, the size of nucleus is very small as compared to the size of atom. ये सारी की सारी बातें मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। तो रदरफोर्ड के मॉडल की जो प्रॉब्लम थी, बोहर ने उन पर बिलीव किया था कि यस ये पॉसिबल है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी, रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अगर सर्कुलर ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन्स, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में सपोज ये न्यूक्लियस है, राइट, एंड इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। सपोज़ अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेटेड है, और जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो धीरे 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 एक स्पाइरल वे में आएगा और जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस में गिर गया तो आपका एटम अनस्टेबल हो गया, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। तो नील्स बोहर ने इसी बात को सही किया, बोला कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते हैं, राइट। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम्स। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, सपोज इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, नहीं, ऐसा नहीं है। देर आर सर्टेन ऑर्बिट्स, दे आर फिक्स्ड ऑर्बिट्स, राइट। इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, राइट। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अब जब इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, दैट मीन्स दे आर स्टेबल, राइट। इसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके सामने एक स्कीमेटिक डायग्राम है, राइट। तो इसमें ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों तरफ। तो बोहर का जो मॉडल है, बोहर ने जो अपना मॉडल दिया था वो
बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा आगे की थ्योरीज डेवलप करने के लिए। वो थ्योरीज़ क्या थी, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इवन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। तो नेक्स्ट पॉस्टुलेट्स इनकी हम एक एक करके देख लेते हैं। पहली पॉस्टुलेट इनकी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पैथ टर्म्ड एज ऑर्बिट और शेल्स और एनर्जी लेवल, राइट। ये जो देख रहे हो आप इस डायग्राम में, यहाँ पे राइट, ये दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल, शेल और ऑर्बिट। ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, राइट। डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट हैं, राइट। तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, द फर्स्ट एनर्जी लेवल, इस फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं के, सेकेंड वाले को एल, थर्ड वाले को एम एंड फोर्थ वाले को एन, राइट। तो फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वो 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ वाले में 32 इलेक्ट्रॉन्स। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। पहला टॉपिक आपको समझ में आया। पहला इनका पोस्टुलेट क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन फिक्स्ड सर्कुलर पैथ टर्म्ड एज ऑर्बिट्स और शेल्स और एनर्जी लेवल। ये फिक्स्ड जो इन्होंने बोला है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, फिक्स्ड सर्कुलर पैथ और डिस्क्रीट ऑर्बिट। द ऑर्बिट्स आर टर्म्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्यों स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, इसलिए इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्योंकि इनमें रिवॉल्व करते टाइम ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। जब एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे ये, तो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहेंगे, राइट। नेक्स्ट था, एवरी सर्कुलर ऑर्बिट will have a certain amount of fixed energy and these circular orbits were termed as orbital shells. The electrons will not radiate energy as long as they continue to revolve around the nucleus in a first orbital, in a fixed orbital shells, right. तो ऑर्बिटल शेल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्बिट और ऑर्बिटल शेल्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऑर्बिटल्स अलग है, ऑर्बिट अलग है, ठीक है। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब अगर मैं 3 डायमेंशनल की बात करूँ तो 2 डायमेंशनल में आप बोलोगे ठीक है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो ऐसे करके रिवॉल्व हो रहे हैं, एक सर्कुलर पैथ में रिवॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो ये सर्कुलर, दैट मीन्स ये जो रेडियस हो गई, चलो ये तो आपका क्या हो गया, दिस इज ऑर्बिट। बट व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब ये हो गया कि उसी रेडियस आपकी सेम रहेगी, राइट। उसी रेडियस का अगर स्फीयर बना दिया जाए, उसी रेडियस का जिसका सर्कल है, उसी रेडियस का अगर स्फीयर बना दिया तो उसमें जो डिफरेंट पॉसिबल पैथ्स होंगे, दे आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स, राइट। दे आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। दैट मीन्स आपका रेडियस वही रहा, राइट, बट इसके डिफरेंट पैथ्स 3 डायमेंशन में बना दिए गए, 3 डायमेंशनल बना दिए गए, ठीक है। तो आपके क्या हो गए, ऑर्बिटल्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। हाँ, इसमें एक चीज़ और छूट गई थी, वो ये छूट गई थी, दे डू नॉट एनर्जी एंड दे कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड। ओके, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस है आपका, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाता है तो इट शुड एक्वायर एनर्जी। जब इसके पास एनर्जी आएगी तभी ये इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप करेगा। दैट मीन्स ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है, ओके। और ये हायर एनर्जी लेवल से अगर लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो इट विल रेडिएट एनर्जी, राइट। ये एनर्जी रेडिएट करेगा। अब आप बोलोगे तो इसके बाद भी एनर्जी नहीं, द लास्ट यानी कि जो लोअर लेवल है, दिस इज कॉल्ड बेसिक लेवल, ये दिस इज क्वाइट स्टेबल, ये बहुत ही स्टेबल होता है और इससे एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो वो इसमें रिवॉल्व करेगा, दिस इज़ द लोअर लेवल, इसमें इसके बाद एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, ठीक है। तो अपर, दैट मीन्स क्या हो गया, जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है दिस इज द बेसिक ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। अगर थर्ड से सेकंड में आता है तो इट विल रेडिएट एनर्जी, राइट। अगर सेकंड से थर्ड में जाएगा तो इट विल एक्वायर एनर्जी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। वो अगर इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप से वो नहीं, खुद से नहीं वो एनर्जी रेडिएट करेंगे। उनके लिए एनर्जी रेडिएट करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। हमें एक्सटर्नली उससे कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, तब वो एनर्जी आपका रेडिएट करेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर डिनोटेड एट इंटीजर्स 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन, ठीक है।
ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, इनको हम 1 2 3 इस तरीके से डिनोट करते हैं। बाद में इनका नाम इन्होंने KLMN आगे बताऊंगा आपको कैसे दिया था। दीज आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। द रेंज ऑफ क्वांटम नंबर्स मे वेरी एंड बिगिन फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी लेवल एंड 1 टू द हाइएस्ट एनर्जी लेवल, राइट। मीन्स इनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वांटाइजेशन बेसिकली मीन्स कि हमने इसको अपने इजीनेस के लिए, सो दैट कैलकुलेशन में ना दिक्कत हो, इसके लिए हमने इनको 1 2 3 करके क्वांटाइज कर दिया, दैट्स ऑल। एंड इसके अलावा इसमें कुछ वो नहीं है, स्पेशल नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स वगैरह से जो मल्टीप्लाई किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि आपकी कैलकुलेशन को आसान करा जा सके, ठीक है। अदरवाइज जो बोहर ने अपनी जो पॉस्टुलेट दी थी उसके हिसाब से MBR उसका एंगुलर मोमेंटम इट शुड बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू NH/2 पाई लाइक दिस, ठीक है। तो ये H/2 पाई का मल्टीपाई इसलिए किया गया कि इसको हम n को 1 2 3 इजीली कर सकें, ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट इनका पॉस्टुलेट है द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज, आइदर 1 2 3 4 लिखो और KLMN एंड सो ऑन लिखो, ठीक है। मतलब ये जो आपका ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट तो इसको हम K भी लिख सकते हैं, दूसरे वाले L, इसको M N एंड सो ऑन, ठीक है। द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, जो अभी आपको मैंने बताया था, बेसिक स्टेट और ग्राउंड स्टेट, राइट। नेक्स्ट है द चेंज इन एनर्जी occurs when the electron jumps from one energy level to another. In an atom, the electrons move from lower to higher energy level by acquiring the required energy. However, when the electron loses the energy, it moves from higher level to lower level. अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था, ये आपका न्यूक्लियस है, राइट, ये आपकी ऑर्बिट्स हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा तो वो क्या करेगा, आइदर एनर्जी एक्वायर करेगा या रेडिएट करेगा। अगर वो एनर्जी एक्वायर कर रहा है तो वो लोअर स्टेट से अपर स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स एनर्जी का स्टेट क्या हो गया, लो से हाई, ठीक है। अगर वो एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है, तो वो हाई से लो में आएगा, समझ गए। इसमें कोई मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसको हम के शेल भी बोलते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है मैक्सिमम, राइट। इसकी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस्ड फोर्सेस के हिसाब से तभी एटम एग्जिस्ट करता है। अगर फोर्सेस आपके डिसबैलेंस हो जाएंगे तो आपका एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। लाइक हमारा सोलर सिस्टम है, अगर इस सोलर सिस्टम में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए, डिसबैलेंस का मतलब क्या हो गया, कोई और बहुत बड़ा प्लैनेट आ जाए और वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगे, तो इट विल इम्पैक्ट द होल सोलर सिस्टम। हो सकता है कि इसकी वजह से बाकी के प्लैनेट्स कोलाइड हो जाएं, हमारा फोर्सेस जो है बैलेंस्ड फोर्सेस हैं वो डिसबैलेंस हो जाएं और कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। सो the second point is second orbit is represented as L shell and it can hold up to 8 electrons. Similarly, third can hold 18 electrons, fourth can hold 32 electrons. But the important thing is that इसमें एक पॉइंट ऐड नहीं किया है, जो आपकी लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट जो भी लास्ट ऑर्बिट आपकी होगी, इट कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि इसी ऑर्बिट को जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे टेक पार्टिसिपेशन, यानी कि ये पार्टिसिपेट करते हैं आपके केमिकल रिएक्शंस में, राइट। इस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिट्स इन सेल्स। इसके लिए एक फार्मूला होता है दैट इज़ 2n²। इसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज k है तो एनर्जी लेवल 1 है तो 2n², n की जगह 1 पुट करो, 2 × 1 का स्क्वायर 2, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन k शेल विल बी 2। सिमिलरली L के लिए दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट, n की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 8, तो सेकंड ऑर्बिट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वी कैन डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन इन द सिमिलर वे, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे डिटरमाइन कर सकते हैं। होपफुली आपको आज ये नील्स बोहर का जो मॉडल है वो समझ में आया होगा। इन्होंने बेसिकली जो रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम थी स्टेबिलिटी ऑफ एटम, उसको उन्होंने दूर किया। अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने हाइड्रोजन के लिए एक एटॉमिक मॉडल दिया था, राइट। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, तो डीपली जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे पढ़ते जाएंगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।